फ्रेंड्स, अब आपकी सेकेंड यूनिट है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब इस चैप्टर में मैं आपको डिमांड और सप्लाई के रूल्स के बारे में बताऊंगा कि उसका मीनिंग क्या होता है, वेरियस फैक्टर्स क्या होते हैं, लॉ क्या होते हैं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि मीनिंग ऑफ डिमांड क्या होता है। व्हाट इज डिमांड? कहता है डिमांड क्या होता है। कहता है जब मार्केट में प्राइसेस चल रहे होते हैं, डिमांड, आप जितनी उसकी चीजें डिमांड करते हो वो आपकी डिमांड है। इट मीन्स जब एक लेवल ऑफ स्टेज पे या पीरियड ऑफ टाइम में जब प्राइसेस प्रिवेल कर होते हैं मार्केट में, तब आप उस क्वांटिटी को कितना डिमांड करते हो, कितना बाय करते हो, तो उसको डिमांड कहते हैं। अगर उसको मैं वर्ड्स में कहूँ तो कहेंगे इट मीन्स कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय क्वांटिटीज ऑफ द गुड at different prices and at different level of period of time। अब आपको मालूम होगा जब प्राइसेस चेंज होते हैं, वेरियस फैक्टर्स होते हैं, जब आप अपनी अपनी डिमांड चेंज करते हैं तो अब उस क्या क्या वेरियस फैक्टर्स हैं। तो वो जो वेरियस फैक्टर्स हैं वो 5 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। कहता है जब खुद कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी। उसके बीच में रिलेशन कैसा होगा? सपोज कि जब आपकी लेवल ऑफ इनकम से 100 रुपीज है तो आपका क्वांटिटी का प्राइस है 20 रुपीज पर यूनिट, तो आप कितने यूनिट्स खरीद सकते हैं? 5 यूनिट्स। दैट इज 100 डिवाइड बाय 20, दैट इज 5 यूनिट्स। और जब प्राइस कम हो गया से 10 रुपीज, तो आप कितने यूनिट्स खरीद सकते हैं अपनी इनकम में? 10 यूनिट्स। तो कहता है जब प्राइस कम हो गया तो आपकी डिमांड बढ़ गई, आप ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीद पाए। लेकिन जब प्राइस बढ़ गया तो आप क्वांटिटी कम बाय कर पाए। इसलिए कहते हैं देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसलिए कहेंगे व्हेन द प्राइस गोज अप द क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन, एंड व्हेन द प्राइस गोज डाउन द क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप। अब दूसरा फैक्टर कहता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कहता है रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स जो है ना, 2 तरीके के होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले समझो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। एक की जगह वो दूसरा गुड्स को यूज कर सकते हैं और आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी। टी नहीं मिली, आपने कॉफी पी ली। पेप्सी एंड कोका कोला, पेप्सी नहीं मिली, कोक पी ली। मरिंडा एंड फैंटा, स्लाइस एंड माजा, एसेट्रा। तो ये सारे क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स। और बात करें अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक साथ यूज करे जाते हैं दोनों टू सेटिस्फाई अ वांट। अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए वो दोनों गुड्स को इकट्ठा यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि कार एंड पेट्रोल। अब कार है, पेट्रोल नहीं है, तो क्या करेंगे? गाड़ी नहीं चला पाएंगे आप। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि वो डीजल और एलपीजी है या सीएनजी है। तो हम यहाँ पे केस लेके चल रहे हैं पेट्रोल वाली गाड़ी है, तो कार एंड पेट्रोल में आप बिना पेट्रोल के गाड़ी का कोई यूज नहीं, और गाड़ी है आपके पास, पेट्रोल नहीं है, तो क्या करेंगे? तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स की हम बात करेंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या होता है? दूसरी चीज का प्राइस में चेंज आएगा, लेकिन हमारी गुड्स की डिमांड में चेंज आ जाएगा, लेकिन हमारी गुड का खुद का प्राइस चेंज नहीं होगा। सपोज जैसे मैंने बात करी टी एंड कॉफी। टी का प्राइस समझो बढ़ गया, तो बंदे क्या करेंगे? टी कम कर देंगे पीनी और कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कॉफी के प्राइस में चेंज नहीं आया, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई। तो इसलिए प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस। यहाँ पे टी का प्राइस बढ़ा तो डिमांड फॉर कॉफी इंक्रीजेस। तो कहेंगे यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। दैट इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अदर एंड वाइस वर्सा। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कार एंड पेट्रोल, गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ गए, तो आपकी जो डिमांड है गाड़ियों की वो कम हो गई, कम बाय कर पाए। तो कम बाय कर पाए तो आप पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि गाड़ियां ही कम होगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस फॉल कर रहा है तो दूसरे गुड की डिमांड भी फॉल कर रही है।
That is, increase in the price of one commodity decreases the demand for other and vice versa. तो यहाँ पे प्राइस ऑफ गाड़ी बढ़ा तो डिमांड फॉर पेट्रोल कम हो गई. थर्ड पॉइंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कहता है जब आपकी इनकम बढ़ गई या आपकी इनकम कम हो गई तो उसका क्या इफेक्ट होगा डिमांड पे. कहते हैं अब जो इस हिसाब से होता है, दो गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल या फिर सुपीरियर गुड्स, या फिर इंफीरियर और गिवन गुड्स. नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? दैट इज हाई क्वालिटी गुड्स, जो अच्छी क्वालिटी की गुड क्वालिटी गुड्स होते हैं, से फुल क्रीम मिल्क, व्हीट, राइस एक्सेट्रा. तो कहता है जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपकी डिमांड अच्छे गुड्स की बढ़ जाती है. तो दैट इज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन. That is, increase in the income of the consumer increases the demand for normal goods and vice versa. और जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं जैसे कि डबल टोन मिल्क, बार्ले, बाजरा एक्सेट्रा, तो उसकी जब डिमांड है वो कम हो गई जब आपकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ी. तो इसलिए यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है. That is, increase in the level of income of the consumer decreases the demand for the other good या फिर inferior good. अब बात करेंगे फोर्थ एलिमेंट की. चौथा फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करता है वो है आपका टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर. सपोज करो कि फेवरेबल टेस्ट चेंज है, जैसे कि विंटर से समर आई, तो अब आप क्या करेंगे, कट स्लीव या हाफ स्लीव टी शर्ट्स वगैरह पहनेंगे. तो उसमें क्या है, आपकी जो डिमांड है वो टुवर्ड्स अपना टी शर्ट्स वगैरह में चली गई. तो इसको कहते हैं फेवरेबल चेंज. आपकी उसकी साइड डिमांड चली गई लेकिन उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस वही का वही है. तो जब फेवरेबल टेस्ट होगा तो द डिमांड फॉर गुड इंक्रीजेस फॉर विच कंज्यूमर डेवलप्स फेवरेबल टेस्ट. अगर आपका उसके साइड अगर पैशनेट जा रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और ये अगर अनफेवरेबल होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. फिर मिसलेनियस फैक्टर्स, कहते हैं बहुत से अदर छोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं जो डे टू डे बेसिस पे नहीं है, वो भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? चेंज इन वेदर, जैसे अभी मैंने बोला था कि समर से विंटर हो गई या फिर विंटर से समर हो गई, तो यहाँ पे आपकी डिमांड फॉर टी शर्ट्स या फिर वुलन्स इंक्रीज हो जाएगी. चेंज इन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, कहते हैं कि पहले आप 2 थे, फैमिली मेंबर्स नंबर ऑफ 2 थे, अब आपके बच्चे हो गए 4 हो गए. तो मिल्क आता था घर पे पहले 1 kg में हो जाता, लेकिन अब उसकी डिमांड कितनी हो गई, बच्चे हो गए ज्यादा तो से 2 लीटर्स हो गई. तो फैमिली मेंबर्स बढ़ गए तो उस चीज की डिमांड भी कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाती है. डिस्कवरी ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट, कहता है सब्स्टिट्यूट बढ़ आ गया. सपोज करो कि जैसे कि पहले हम क्या करते थे, ऑफलाइन पढ़ते थे, बोर्ड वगैरह में क्लासरूम में आपको जाके पढ़ना पड़ता था, और अब क्या आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं. ये नया सब्स्टिट्यूट है. तो डिमांड जो है ऑफलाइन की, जो क्लासरूम्स में जाके पढ़ते थे स्टूडेंट्स, वो उसकी डिमांड कम हो गई क्योंकि ये नया सब्स्टिट्यूट आ गया ऑनलाइन, जिसको कहते हैं ई लर्निंग या फिर ई एजुकेशन. अब चौथा है और आखिरी पॉइंट है एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस. कहता है फ्यूचर में प्राइसेस है कि चेंज होने वाले हैं. सपोज हम डे टू डे बेसिस पे देखते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं उससे एक दिन पहले क्या करते हैं बंदे, सारे जाके पेट्रोल पंप की लाइन पे लग जाते हैं. तो उस दिन क्या प्राइस में चेंज नहीं होता खुद की कमोडिटी में, उस दिन तो चेंज नहीं आया ना, लेकिन उस दिन उसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि सारे बंदे अपना टैंक फुल करवाने में लग जाते हैं कि कल से इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे. अगर मैं कंक्लूजन कहूं, अगर वेरियस फैक्टर्स बोलो तो 5 फैक्टर्स हमने कौन कौन से पढ़े? प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दैट इज कौन से थे, सब्स्टिट्यूट एंड complementary goods. Other factors like distribution of income, fashion, population growth etc. और taste preference of the consumer. तो ये सारे जो है determinants के factors हैं.
अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। कहता है लॉ ऑफ डिमांड जो है, आपने देखा है जो लॉ ऑफ डिमांड है सबसे पहले किस बेसिस पर है? कहता है जब ये लॉ ऑफ डिमांड तभी प्रिवेल करता है जब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। कहता है जब उसके प्राइस की बात हो रही है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कहता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, कहता है उल्टा है, नेगेटिव रिलेशन है बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वो क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कमोडिटी की कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड फॉर कमोडिटी विल इंक्रीज। तो ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है हमारा। तो इस यही रीजन है कि जो आपका डिमांड कब होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर इसको देखें तो अकॉर्डिंग टू द लॉ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मैंने आपको पहले बोला अभी बोला है कि यहाँ पे क्या होगा, आपका सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी में ही चेंज आएगा लेकिन बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। जो अदर फैक्टर्स हमने और पढ़े हैं कि लेवल ऑफ इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फैशन, कहता है इसमें कोई चेंज नहीं है लेकिन सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हो रहा है, तो वहीं पे सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड प्रिवेल करता है। तो कहता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट quantity demanded of a commodity is inversely related to the price of the commodity. In other words, when the price of the commodity rises, its demand will fall, and when price of the commodity decreases or या falls, its demand rises. तो ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड। अब मैंने कहा कि एग्जम्पशन लेते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मैंने बोला उसमें, तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? कहता है that there is no change, assumptions होती है मानी जाएगी उन चीजें। There is no change in the price of related goods, level of income of the consumer, taste, preference and habits of consumer, family members, weather, etc. कहता है इन सब में किसी में भी कोई चेंज नहीं है लेकिन सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ ही चेंज होगा। तो उसकी सारी उसकी वेरियस एग्जम्पशंस है। अब कहते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? जहां पे लॉ ऑफ डिमांड प्रिवेल ही नहीं करता, कहता है जहां पे वो लागू नहीं करेगा, तो वो क्या वेरियस फैक्टर्स है? इंफीरियर और गिवन गुड्स, जिसको कहते हैं लो क्वालिटी गुड्स, कहता है यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं प्रिवेल करता। गुड एक्सपेक्टेड टू बिकम स्केयर्स और कॉस्टली इन फ्यूचर, कहता है बदल जाएंगे ये इसमें फ्यूचर में इनके प्राइसेस वगैरह। स्टेटस सिंबल गुड्स लाइक ज्वेलरी, क्या जैसे मर्जी हो, प्राइस जो मर्जी हो, जब आपने शादियों पे जाना है या फिर फंक्शंस पे जाना है तो आपको ज्वेलरी तो पहननी ही पहननी है। फैशन, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बेसिक नेसेसिटीज क्या होती है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। और इन केस ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी के टाइम पे भी इसमें कुछ चेंज नहीं आता, यहाँ पे प्रिवेल नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड। अब कहता है जो डिमांड कर्व होता है ना, कहता है एक तो उसमें मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कहता है डिमांड कर्व में ऊपर या नीचे मूवमेंट्स आती रहेंगी, या फिर होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व भी हमारा नया आ गया। तो ये वेरियस फैक्टर्स किस किस पे डिपेंड करता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अब पहले है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कहता है चेंज इन क्वांटिटी हो गया, सबसे पहले तो ये चीजें क्यों आती है, ये किस रीजन की वजह से होता है ये दो मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व? ये होता है जब प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब प्राइस ऑफ गुड में चेंज होगा, खुद के प्राइस में जब चेंज आएगा तो मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व होता है। अब अगर हम बात करें एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की, कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कब होती है? डिमांड कब बढ़ती है? जब प्राइसेस हमारे फॉल करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। अगर मैं इसको आपको ग्राफ के थ्रू दिखाऊं,
ये आपका है डिमांड कर्व, आपका यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी। सपोज करो कि पहले प्राइस था P0, तो आप वहां पे क्वांटिटी देते थे Q0, तो प्राइस फॉल हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉल इन द प्राइस लीड टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी, तो P1 यहाँ पे हो गया Q1। तो मींस जब प्राइस फॉल करता है फ्रॉम P0 टू P1, डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम Q0 टू Q1। तो ये क्या है, पहले आपका ये पॉइंट था, लेकिन अब शिफ्ट का हो गया नीचे, ये आपका मूवमेंट नीचे हो गई, डाउनवर्ड मूवमेंट हो गई, तो इसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो जिसको हम कह सकते हैं विच इट रिजल्ट्स इन डाउनवर्ड मूवमेंट along a demand curve। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की। कहता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, या डिमांड आपकी कब कम हो जाएगी। कहता है जब प्राइस बढ़े, प्राइसेस में राइज आ गया, तो आपकी जो डिमांड होती है या क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो फॉल हो जाती है। अगर मैं इसको ग्राफ से उसमें समझाऊं आपको, सेम यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, ये आपका डिमांड कर्व है। P0 पे आप Q0 डिमांड करते थे, लेकिन जब प्राइसेस बढ़ गए तो आपने देखा व्हेन प्राइसेस फ्रॉम P0 टू P1, कहता है जब प्राइसेस बढ़ गए P0 से P1 पे, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो गई फ्रॉम Q0 टू Q1। कहता है लेकिन इसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। किसमें रिजल्ट किया इसने, अपवर्ड मूवमेंट along demand curve, किसमें किया, अपवर्ड मूवमेंट along डिमांड कर्व। तो ये तो था कि मूवमेंट along a डिमांड कर्व दो चीजों में रिजल्ट करता है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और ये अकर क्यों होता है, क्या रीजन है बिहाइंड द मूवमेंट along a डिमांड कर्व, ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। खुद के प्राइस में जब चेंज आएगा तो मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व होता है। लेकिन उसके अलावा हमने करे 4 फैक्टर्स, तो ये क्यों आता है, अदर फैक्टर्स की वजह से। मतलब कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कहता प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज आ गया, चेंज इन फैशन, टेस्ट में चेंज आ गया, इनकम में चेंज आ गया, या फिर अदर फैक्टर्स के कारण। अगर इन 4 फैक्टर्स के कारण डिमांड में चेंज आता है तो वो रिजल्ट करती है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब कहता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी वही का वही है, लेकिन डिमांड में इसकी चेंज आ गया। अब पहले बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड। कहता है प्राइस में चेंज नहीं आया, लेकिन डिमांड बढ़ गई। अगर इसको कहें ग्राफ के थ्रू, तो सेम यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी। सपोज P0 पे क्वांटिटी बाय करता था बंदा Q0, कहता है लेकिन ये जो है डिमांड बढ़ गई आपकी, सपोज यहाँ पर आ गई
Q1 पे। इसमें क्या हुआ कि प्राइस में चेंज नहीं आया, प्राइस वही P0 का P0 ही है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो क्वांटिटी आपने डिमांड कर रहे थे वो Q0 से Q1 पर आ गई। तो उसका रीजन क्या हुआ? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये किस में रिजल्ट करता है? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है। अब कहता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ में खुद के प्राइस में चेंज नहीं आया लेकिन डिमांड कम हो गई, तो उसमें क्या हो जाएगा? सपोज ये आपका डिमांड कर्व है, P0 पे क्वांटिटी डिमांडेड थी आपकी Q0, तो लेकिन अचानक आपने देखा कि आपकी डिमांड कम आ गई, प्राइस आपने मार्केट में कोई चेंज नहीं किया, तो ये कम हो गई। तो इसने क्या रिजल्ट किया? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या किया? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसने डिमांड कर्व को शिफ्ट कर दिया अपनी ओरिजिनल प्लेस से। तो ये था शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जो कि बाकी चार फैक्टर्स की वजह से होता है। अब कहता है आपने पढ़ तो लिया होता है, लेकिन कॉजेस क्या है फॉर द राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व? कहता है वेरियस जो फैक्टर्स हैं वो है राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए। इंक्रीज इन इनकम ऑफ द बायर ऑफ नॉर्मल गुड्स। इनकम बढ़ गई लेकिन प्राइस वही का वही है, तो आपने अपनी डिमांड बढ़ा दी। फेवरेबल चेंज इन द टेस्ट ऑफ कमोडिटी। आपका जो फेवरेबल चेंज है उसका टुवर्ड्स टेस्ट डेवलप हो गया। और फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और अगर हम इसका उल्टा ऑपोजिट कर दें तो ये हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जो कहता है कि फॉल इन द प्राइस ऑफ, जो कहता है हाँ जी, तो वेरियस कॉजेस क्या है लेफ्टवर्ड शिफ्ट के? फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट के गुड्स में प्राइस फॉल हो गया। फॉल इन इनकम ऑफ बायर्स ऑफ नॉर्मल गुड्स। अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट ऑफ द कमोडिटी एंड राइज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये चार फैक्टर हैं जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व में करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहता है कि जब प्राइस चेंज हुआ तो उसके इफेक्ट से डिमांड में कितना चेंज आया, तो उसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर मैं कहूं इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब वो कितना चेंज दिखा रही है ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। तो मतलब अगर हम रेशियो कर लेंगे इसको तो वो क्या हो जाएगा? रेशियो दैट इज चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस कर देंगे, इनकी रेशियो निकाल देंगे, तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा कि मतलब कितना चेंज आया डिमांड प्राइस में कि उसके कारण कितना डिमांड में चेंज आ गया। तो वेरियस की डिग्रीज होती है जो उसको मेजर करने के लिए मेन बनाई गई है। वो डिग्रीज होती है 5 डिग्री। कहता है ED इज इक्वल टू 0 परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये कब होता है? कहता है जब प्राइस में चेंज आया लेकिन डिमांड में चेंज ही नहीं आया, तो 0 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 0। ED इज लेस देन 1। कहता है जितना प्राइस में चेंज आया उससे कम चेंज डिमांड में आया तो उसको कहते हैं ED इज लेस देन 1। फिर नेक्स्ट ED इज इक्वल टू 1। कहता है जितना प्राइस में चेंज आया ना उतना ही चेंज आया है डिमांड में, तो ED इज इक्वल टू 1, जिसको हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक। फिर उसके बाद है ED इज इक्वल मोर देन 1, दैट इज मोर देन यूनिट इलास्टिक।
कहता है प्राइस में जितना चेंज है ना उससे ज्यादा चेंज आ गया है डिमांड में, तो उसको कह देंगे इट इज मोर देन 1। और कहता है प्राइस में चेंज ही नहीं आया और डिमांड चेंज हो गई, तो ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इंफिनिटी, तो जिसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब अगर मैं आपको इसको ग्राफ के थ्रू बताऊं तो ये हो जाएगा जब ईडी 0 होता है तो जो डिमांड कर्व है आपका वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। कहता है डिमांड Q0 भी है, लेकिन आपका प्राइस P0, P1, P2 कोई भी प्राइस ले लो, लेकिन डिमांड आपकी चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ कहते हैं मतलब व्हेन चेंज इन प्राइस हो रहा है बट नो चेंज इन डिमांड, तो उसको कह देते हैं हम ईडी इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट ईडी इज लेस देन 1, कहता है ये जब कब कॉज होता है, जब चेंज इन प्राइस, या आप इसको परसेंटेज चेंज भी कह सकते हैं, इज मोर देन द चेंज इन डिमांड। अगर मैं आपको इसको ग्राफ के थ्रू दिखाऊं तो ये हाईली स्लांटिंग स्लोप होगी। सपोज P0 था प्राइस और वहां पे आप Q0 क्वांटिटी लेते थे, यहाँ पे कितना चेंज आया, थोड़ा था। तो आप अगर देखें तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा आया और यहाँ पे बिल्कुल कम आया उससे। तो जब प्राइस चेंज ज्यादा हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम इफेक्ट हो रही है, ED इज इक्वल टू 1, जब कहता है ED इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड होगा। कहता है जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही चेंज डिमांड में आ रहा है। तो मैंने कोशिश करी है जितना चेंज आ रहा है ये उतना ही चेंज डिमांड में आ रहा है। तो इसको जो कहेंगे ये क्या होता है, यहाँ पे अगर इसको एक्सटेंड कर देंगे आप तो ये यहाँ पे भी 45 डिग्री बनाएगा और यहाँ पे भी 45 डिग्री बनाएगा। कहता है ED इज मोर देन 1, ED इज मोर देन 1 कब होगा, जब चेंज इन and change in price is less than change in demand। कहता है प्राइस में कम चेंज आया लेकिन डिमांड में ज्यादा आ गया, तो उसको कह देते हैं ED is more than 1, that is more than unit elastic demand। यहाँ देखिए मैं कितना कम चेंज ला रहा हूँ, लेकिन आप खुद ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि कितना चेंज वहां पर आ गया। तो इसको कहते हैं ED is more than 1 और ED is equal to perfectly elastic demand, जिसको कहता हूं मैं इंफिनिटी। कहता है प्राइस में चेंज नहीं आया लेकिन डिमांड चेंज कर रही है, तो जो डिमांड का होगा विल बी पैरेलल टू एक्सिस। कहता है प्राइस P0 का P0 ही है लेकिन डिमांड कभी ये हो जाती है, कभी Q1, कभी Q2 एंड कभी Q3, तो इसमें चेंज आ रहे हैं। तो ये वेरियस थे डिग्रीज अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर मैं कंक्लूजन बनाऊं इसका,
तो अगर कंक्लूजन में एक सिंगल में बनाऊं, अगर पैरेलल है तो चेंज, ये 45 डिग्री पे, ये उससे ऊपर, और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्या था, ED इज इक्वल टू 0 या ED इज लेस देन 1, ED is equal to 1, elastic demand is more than 1, and ED is equal to infinite। तो ये कंक्लूजन है, ये सारे जो मैंने अभी ग्राफ्स बनाए थे उसका सिंगल में आउटपुट है। अब बात करते हैं, ये तो हमने कर लिया ग्राफ से, कहता वेरियस मेथड होते हैं, 3 मेथड है जिससे आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या न्यूमेरिकली फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। वो 3 मेथड कौन सी है? पहला परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड, और तीसरा ज्योमेट्रिक या फिर पॉइंट मेथड। अब मैं पहले मेथड की बात करता हूं, जो है आपका परसेंटेज या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड। कौन सा मेथड है? परसेंटेज मेथड या फिर प्रोपोर्शनेट मेथड। कहता है इसमें जो ED होता है ना, वो होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जो न्यू डिमांड होगी माइनस ओल्ड को कर देंगे, अपॉन में ओल्ड डिमांड रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो ये आपकी आ जाएगी परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अगर प्राइस की बात करूंगा तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन में ओल्ड इनटू 100। तो अगर इसको न्यूमेरिकली फॉर्म करूं तो अगर न्यू डिमांड को लेता हूं, अब मैं लेता हूं Q1 माइनस Q0 अपॉन में Q0 इंटू 100 अपॉन में P1 माइनस P0 अपॉन में P0 इंटू 100। अब बाय मैथ्स 100 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0, और अगर ये जो नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसको ले आऊं तो इनवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय P0 अपॉन P1 माइनस P0। अब Q1 माइनस Q0 मैं इसको लिख लेता हूं डेल्टा Q, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अपॉन Q0 इंटू P0 अपॉन P1 माइनस P0, दैट इज डेल्टा P। और इसको अगर करें तो डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P0 बाय Q0। मैं Q0 इधर ले गया, डेल्टा P इधर ले आया बस, तो ये आ गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इस फॉर्मूले में क्या होता है, हम हमेशा नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन क्यों लगाया जाता है? ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमांड which states there is an inverse relationship between the price of the commodity and its demand। तो यही रीजन है कि इसमें माइनस लग जाता है ताकि आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आए। अगर मैं अब सेकंड मेथड की बात करूं, ये तो था पहला मेथड, अब सेकंड मेथड की बात करूं तो वो है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड।
ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। कहता है आपका खर्चा कैसे निकलता है। कहता है जब जो प्राइस होता है उसको मैं मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करता हूँ या आपकी डिमांड करता हूँ तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो उसको मैं 3 फेजेस में बांटूंगा। मैं लेता हूँ प्राइस 654 एंड 654। तो ये 3 फेजेस में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। क्या था पहला फेज, इस पे यूनिट्स लेता हूँ मैं पहले 10, फिर 15, फिर मैं 20 कर देता हूँ। इसमें कर देता हूँ 10, 12 या फिर एंड 15। उसके बाद कर देता हूँ 10, 11 एंड से 13। तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। 10 into 6 that is 60, 15 5s are 75, 20 4s are 80। इसमें 60, 12 5s are 60 and 15 4s are 60, 6 10s are 60, 5 11s are 54, 13 4s are 52। तो पहला फेज देखें, ये दूसरा फेज और ये तीसरा फेज। अब इस पहले फेज में क्या हो रहा है, प्राइस जो है हम यहाँ पे रिलेशन देखेंगे बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। कहता है जब प्राइस कम होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट मींस जब इनवर्स रिलेशन होगा बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर तो आपका ईडी इज मोर देन 1 होगा। यहाँ पे प्राइस फॉल कर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए ईडी इज इक्वल मोर देन 1। कहता है यही। अब मैं सीधा थर्ड फेज में लेके जा रहा हूँ। प्राइस कम हो रहा है लेकिन आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। अगर डायरेक्ट रिलेशन होगा, अगर डायरेक्ट रिलेशन होगा तो ईडी विल बी लेस देन 1। और अब अगर सेकंड फेज पर आ जाए, यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज आ रहा है, तो अगर टोटल चेंज इन प्राइस की वजह से देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर तो ईडी इज इक्वल टू 1 होगा। ये है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और अब मैं लास्ट अगर तीसरे मेथड की बात करूं तो वो है आपका ज्योमेट्रिक या फिर पॉइंट मेथड। ये जो होता है ना, ये ग्राफिकल फॉर्म में होता है। ग्राफिकल फॉर्म में इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल मेथड दे दिया गया नाम। अब ये डिमांड का हुआ आपका, इसमें मैं 5 पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 और उसको नाम देते हैं A B C D एंड E। कहता है इस मेथड से जो फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को करने के लिए लोअर पोर्शन अपॉन में अपर पोर्शन, कहता है इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सपोज अब आप देखो ये कितनी लाइन सेगमेंट होंगी, A to B एक लाइन सेगमेंट, B to C 2, C to D 3 और ये D to E 4 लाइन सेगमेंट्स बन गई। अब A की अगर मैं बात करूं तो अगर इस A पॉइंट की बात करूं तो इससे नीचे कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, एक भी नहीं, 0/4।
which is you know that 0। ये आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि आप कभी भूले ना कौन से पॉइंट पे क्या वैल्यू होती है। तो ये ए पॉइंट पे क्या रहेगी, ईडी इज इक्वल टू 0। अब अगर बी पॉइंट की बात करें तो बी के नीचे कौन सी लाइन सेगमेंट है, ए बी, वन लाइन सेगमेंट है, और उसके ऊपर कितनी है, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ई, दैट इज 3। you will get answer 0.3333 which is less than 1। तो इस स्टेज पे ED will be less than 1। C पॉइंट पे यहाँ की बात करें तो इसके नीचे कितनी है 1 2 और ऊपर कितनी है 1 2, that is 2/2 which is 1। तो यहाँ पे ED will be is equal to 1। अब बात करते हैं डी पॉइंट की। नीचे कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3, बाय अपॉन में कितनी है, ऊपर 1, which is 3/1 is 3, which is more than 1। तो ED यहाँ पे हो जाएगा more than 1। और यहाँ पे क्या है, E पॉइंट पे नीचे है 4 और ऊपर 0, तो इसको आप निकाल ही नहीं सकते, दैट इज हम मैथ्स में बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आंसर नहीं निकल सकता, तो इसलिए यहाँ पे ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट कर देते हैं। तो ये 3 मेथड है इसके, परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर या आउटले मेथड, और तीसरा ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड। थैंक यू।